कृपया ध्यान देंगे 69th बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए करेंट अफेयर की ये स्पेशल सीरीज प्रतियोगिता दर्पण जिस्ट से चलाई जा रही है। इसमें 68th बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में पूछे गए करेंट अफेयर को ध्यान में रखते हुए आपको 69th के जितने भी संभावित प्रश्न इस बार हो सकते हैं वो हम बता रहे हैं। जहां डेप्थ में जाने की आवश्यकता होती है वहां डेप्थ में भी आपको बताए जाते हैं, इसलिए इस एपिसोड को आप देखना अवश्य सुनिश्चित करेंगे लास्ट तक, क्योंकि ये आपके परीक्षा से जुड़े हुए हैं। और यदि आप इस बार इस 69th बीपीएससी पीटी में बैठ रहे हैं तो 68th बीपीएससी पीटी में पूछे गए प्रश्नों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसको भी आप देख सकते हैं, ताकि आपको इस बात के लिए एक ऑथेंटिसिटी मिल सके कि हाँ ये प्रश्न हमारे लिए इस बार सिर्फ संभावित नहीं है बल्कि आने के पूरे चांस रखते हैं ऐसे प्रश्न। आइए हम इसको शुरू करते हैं। अभी पीडी जुलाई 2023 को हम लोग देखेंगे। जितने भी जिस्ट लिए हैं उनको मैं बता दूं कि यहाँ जो साइड में 69th बीपीएससी पीटी लिखा हुआ है उसको एक बार अवश्य देख लेंगे, एक नहीं 2 से 3 बार देखने का प्रयास करेंगे। इतना पर्याप्त समय है आपके पास कि इसको 2 से 3 बार आप देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव जो मई 2023 में संपन्न हुए हैं, वहाँ पर चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया बने हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहाँ डीके शिव कुमार बने हैं। ध्यान देंगे, ये बताना इसलिए आवश्यक था क्योंकि कई बार छोटे छोटे प्रश्न भी बीपीएससी पूछ लेती है और 64th बीपीएससी में चीफ मिनिस्टर गोवा से प्रश्न आया हुआ था कि कौन है। और अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह के प्रश्न बीपीएससी क्यों पूछेगी जब इतना पैटर्न बदल चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। पैटर्न में बदलाव होते रहता है और छोटा प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। ध्यान देंगे, विधानसभा सीट यहाँ पर 224 है और शपथ ग्रहण समारोह इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि बिहार से इसमें चीफ मिनिस्टर और डिप्टी सीएम दोनों गए हुए थे, तो ये आप ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है ये प्रश्न। आगे देखते हैं। अर्जुन राम मेघवाल, विधि एवं न्याय मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार इनको मिला है। ध्यान देंगे, ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसी मंत्रालय के यानी विधि एवं न्याय मंत्रालय के प्रभार में किरण रिजिजू थे। अब इन्हें पृथ्वी विज्ञान मंत्री बनाया गया है। MiG-21 लड़ाकू विमान है जो रूस में निर्मित था, इसके उड़ान पर रोक लगा दी गई है वायुसेना के द्वारा क्योंकि राजस्थान में यह दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। नेक्स्ट 69th के लिए जो इम्पोर्टेंट है वह है भारतीय वायुसेना का पहला विरासत केंद्र। ध्यान देंगे, यह चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है और इसका उद्घाटन स्वयं रक्षा मंत्री के द्वारा किया गया है मई 2023 में। ये ध्यान रखेंगे। वागशीर, इस पर हम काफ़ी चर्चा पहले भी कर चुके हैं। स्कॉर्पियन श्रेणी की ये लास्ट और छठी पनडुब्बी है। इसका समुद्री परीक्षण 18 मई से प्रारंभ हुआ है। ध्यान देंगे, अजय कुमार जो भारत के रक्षा सचिव हैं, उन्होंने अप्रैल 2022 को ही, ध्यान देंगे 1 साल पूर्व को ही जलावतरण इसका किया था। तो ये ध्यान रखना है क्योंकि इस तरह के प्रश्न बीपीएससी पूछ रही है और ख़ास करके साइंस एंड टेक और इस तरह के रक्षा से संबंधित प्रश्न तो बीपीएससी काफ़ी पूछ रही है अब, तो इसको ध्यान रखना है। ध्यान देंगे 2024 में इसको नौसेना में शामिल किए जाने की संभावना है। INS मोरमुगांव का मोरमुगांव से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, यह भी ध्यान रखेंगे मई में। बिहार में जाति जनगणना बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण पर हाई कोर्ट ने यहाँ रोक लगा दी थी। आपको रोक लगाने से संबंधित बातें ध्यान नहीं रखनी है बल्कि आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे कि इसको कब प्रारंभ किया गया था और इसके कौन कौन से चरण कब कब प्रारंभ हुए थे, ये ध्यान रखना है। ध्यान देंगे, जनवरी 2023 में इसको प्रारंभ किया गया था। आगे देख लेते हैं। पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन, न्यायाधीश मधुरेश प्रसाद ने यूथ फॉर इक्वलिटी, ध्यान देंगे, और अन्य की याचिका पर यह फैसला सुनाया था। मतलब इस पर रोक लगाने का फैसला जो है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक न्यायाधीश थे मधुरेश प्रसाद, इन दोनों ने यूथ फॉर इक्वलिटी की याचिका पर ऐसा फैसला सुनाया था और इसकी अगली हियरिंग जो है 3 जुलाई को रखी गई थी। लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है, बाद में फिर इस पर सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया था। जाति सर्वेक्षण का पहला चरण आपके परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न बन सकता है। ये 7 जनवरी 2023 को प्रारंभ हुआ था और 21 फरवरी तक ये चला था। सेकेंड चरण जो है 15 अप्रैल को प्रारंभ हुआ था और 15 मई तक यह संपन्न होना था। तो ये ध्यान रखेंगे और यह भी ध्यान रखेंगे कि इसमें परिवारों की जो जानकारी ली जाती है उसके लिए कुल 17 पॉइंट बनाए गए हैं। इसी 17 पॉइंट पर जो है परिवार से जानकारी ली जाती है। जनजाति दर्जे के मुद्दे पर मणिपुर में अभी आप सभी ने देखा होगा, ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था। यहाँ पर भारी हिंसा हुई थी और
भारत सरकार और राज्य सरकार के साथ अन्य दलों जो वामपंथी दल हैं उनके गतिरोध को भी आपने देखा होगा कि किस तरह से यहाँ क्या क्या हुए हैं। तो इसमें ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल यह ध्यान रखेंगे कि चूरा चांद पूर नाम का एक ज़िला है वहाँ पर, जिसमें तोरबंग एक इलाका है, जगह है, वहीं पर ये भारी हिंसा हुई थी। और हिंसा का कारण ध्यान रखेंगे कि वहाँ की जो हाई कोर्ट है उसने एक फ़ैसला दिया था एसटी को लेकर, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट को लेकर। मैती समुदाय को एसटी का दर्जा देने के संबंध में ये विवाद हुआ था, जिसमें नगा, कुकी, जोमी और अन्य जो पर्वतीय आदिवासी हैं उनके द्वारा यहाँ आंदोलन किए गए थे। तो ये ध्यान रखेंगे। फिर है 61वां अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन, ये जर्मनी में मई 2023 में हुए हैं। इसमें सुपर कंप्यूटर एरावत जो भारत का है उसको 75वां स्थान 500 कंप्यूटर में प्राप्त हुए हैं। तो काफ़ी गर्व का बात है हमारे लिए। 69th बीपीएससी के लिए नए संसद भवन के उद्घाटन और इसके स्थापना और इत्यादि से प्रश्न आ सकते हैं इस बार, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। जब इसका शिलान्यास हुआ था बीपीएससी ने पूछा था प्रश्न। पीएम मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन की तारीख ध्यान रखेंगे 28 मई 2023। आपका परीक्षा 30 सितंबर को संभावित है 2023 में ही, इसलिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। इसका पूरा डिटेल आप ध्यान रखेंगे, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 10 दिसंबर 2020 को ही रखी गई थी। एक एक डेट आपको ध्यान रखना है, इसको नोट कर लीजिए। इसका निर्माण कार्य प्रारंभ 15 जनवरी 2021 से हुआ था और 65,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में सेंट्रल विस्टा का यह प्रोजेक्ट था, इसको ध्यान रखेंगे। इसके जो आर्किटेक्ट थे वो बिमल पटेल थे। इनकी कंपनी का नाम है HCG डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट लिमिटेड, जो गुजरात में है। और इसका निर्माण कार्य जो है पूरा वह टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा किया गया है। लोकसभा में 888 सीट, राज्यसभा में 384 सीट, और यदि कोई संयुक्त अधिवेशन होता है तो उसके लिए 1272 सीट का मतलब इसमें जो है समायोजन किया गया है। इस नए संसद भवन के 3 मुख्य द्वार हैं, जिसके क्रमशः नाम इस प्रकार हैं: ज्ञान द्वार, कर्म द्वार और शक्ति द्वार। और इसके 3 उपद्वार भी हैं। लोकसभा कक्ष का जो थीम है और राज्यसभा कक्ष का जो थीम है उसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसका राष्ट्रीय पक्षी मोर है और राज्यसभा कक्ष का थीम जो है राष्ट्रीय पुष्प कमल है, इस पर आधारित है। प्रांगण में एक राष्ट्रीय वृक्ष है यानी बरगद, इसकी भी स्थापना की गई है। भवन के शीर्ष पर, यानी जो हमारा संसद भवन है उसके शीर्ष भाग पर एक 4 सिंह वाला अशोक स्तंभ भी स्थापित किए गए हैं, तो यह भी ध्यान रखेंगे। और सेंगोल काफ़ी चर्चा में रहा था, परीक्षा में ये आ भी सकता है, इसको ध्यान रखेंगे। इतिहास से भी जोड़कर इसको पूछा जा सकता है। चोल साम्राज्य से जुड़ा एक सेंगोल ध्यान देंगे, जो राजदंड के रूप में स्थापित किया गया है। और इस अवसर पर ध्यान देंगे कि 75 रुपया का सिक्का और एक डाक टिकट भी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जारी किए गए हैं। तो ये महत्वपूर्ण था आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको ध्यान रखेंगे। 69th बीपीएससी में हम कहेंगे आपसे 68th बीपीएससी पीटी के करेंट क्वेश्चन को देखने के बाद, उसके एनालिसिस के बाद, और उससे पूर्व में भी जितनी परीक्षाएँ बीपीएससी ने कंडक्ट कराई है, खासकर 60-62 से लेकर जब इसका ट्रेंड चेंज हुआ है तब से मैं 68th पीटी तक की बात करूं तो 68th पीटी में जो आमूलचूल परिवर्तन किए गए, परीक्षा के प्रश्न की प्रकृति को और उसको थोड़ा डिफ़िकल्ट किया गया, तो मैं कहूँगा कि करंट में उसने साइंस एंड टेक पर काफ़ी ध्यान दिया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरह के प्रश्न जहाँ नासा, जाक्सा, इसरो, इस सब से नेविगेशन, सैटेलाइट या फिर रक्षा प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है तो उस पर काफ़ी फोकस करने की आपको इस बार आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न काफ़ी पूछे गए हैं इस बार। NVS-01 ध्यान देंगे, 2nd जनरेशन नेविगेशन सैटेलाइट है। इसका प्रक्षेपण जो है 29 मई 2023 को GSLV MK2F12 के द्वारा श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया है। अमेरिका के GPS की तरह भारत का NVS है। GPS क्या है? GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, ये अमेरिका का है GPS, और हमारे इंडिया का अब जो है क्या है, ये NVS है। तो इसको ध्यान रखेंगे, 2nd जनरेशन नेविगेशन सैटेलाइट है। और इसके बारे में डिटेल में यहाँ कुछ बताए गए हैं तो उसको आप देख सकते हैं। 2013 से 16 तक इस सीरीज में जो है 7 उपग्रह भारत ने लॉन्च किए थे। IRNSS का मतलब है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ये 1A से लेकर के 1G तक का जो है प्रक्षेपण किया गया था। ये स्वदेशी नेविगेशन है हमारा, तो इसको ध्यान रखेंगे।
वर्तमान में IRNSS का ही नाम बदल कर जो है नाविक कर दिया गया है, यानी नेविगेशन देख लीजिएगा, इसको नाविक कर दिया गया है, ये पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। यहाँ पर ध्यान देंगे, संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक जो है गोवा में संपन्न की गई है। SCO के सभी 8 सदस्य, ध्यान देंगे अब 9 सदस्य हो गए हैं, हम आगे की PD लिस्ट में इस पर चर्चा करेंगे। इसमें अब 9 सदस्य हो गए हैं ईरान के जुड़ने के बाद। 8 सदस्य देश और पर्यवेक्षक राष्ट्र, इसमें उस समय ईरान था और बेलारूस था, के विदेश मंत्री भी इसमें शामिल थे। इसमें सभी 8 राष्ट्र के नाम यहाँ बताए गए हैं जो SCO के सदस्य हैं। रूस है, भारत है, चाइना है, पाकिस्तान है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सारे SCO के सदस्य देश हैं। इसकी अध्यक्षता चूँकि भारत में हुई है तो भारत के ही विदेश मंत्री श्री S जयशंकर के द्वारा की गई है, तो ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखिए, ईरान व बेलारूस के पूर्ण सदस्य का दर्जा देने पर सहमति इसी में बन गई थी और ईरान को मिल भी गया है। UAE, बहरीन, कुवैत, म्यांमार व मालदीव को वार्ता साझीदार इसमें बनाया जाएगा, तो ये भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023, ये बहुत महत्वपूर्ण है 69th PT के लिए, क्योंकि BPSC इस तरह के जितने भी इंडेक्स हैं उसमें से एक आध इंडेक्स बार बार पूछ रही है। भारत का इसमें 161वां रैंक आया है 180 देशों में। ध्यान देंगे, फर्स्ट स्थान पर नॉर्वे है और लास्ट 180वां स्थान उत्तर कोरिया का है और सेकंड लास्ट जो है इस बार चीन का है 179वां स्थान, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए BVI लिखा गया है आपके परीक्षा के लिए। ये WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार कोरोना अब वैश्विक आपात नहीं रह गई है। 5 मई 2023 को WHO के महानिदेशक टेड्रोस एधानॉम घेब्रेयेसस के द्वारा ये घोषणा की गई है जिनेवा में, तो ये ध्यान रखें। WHO ने 30 जनवरी 2020 को, ध्यान देंगे 30 जनवरी 2020 को ही इसे वैश्विक आपात घोषित किया था, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसके तहत 70 लाख मौत की पुष्टि और 2 करोड़ से ज़्यादा मौत की बात निदेशक ने कही है, तो ये ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण था आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। चार्ल्स तृतीय ब्रिटेन के सम्राट का औपचारिक राज्याभिषेक हुआ है। औपचारिक राज्याभिषेक ध्यान रखेंगे, ये मई 2023 में हुआ है। भारत के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ 100 परिवार इस राज्याभिषेक में गए हुए थे। अगला जो BVI है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मालदीव यात्रा, यह भी ध्यान रखेंगे क्योंकि अब तो सुषमा स्वराज नहीं रही, लेकिन 64th BPSC में प्रश्न आया था कि सुषमा स्वराज उस समय कहाँ यात्रा पर गई हुई थी, पूछा गया था, तो हो सकता है कि इस तरह के प्रश्न आए। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं कोरिलेट करते हुए आपको बताता हूँ ताकि आपकी समझ भी विकसित हो और यदि आपने परीक्षा पूर्व में दिए हैं तो आपको इस बात का आभास हो कि हाँ, हम सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं। 1 से 3 मई 2023 को इनकी ये यात्रा संपन्न हुई थी और वहाँ के राष्ट्रपति का नाम ध्यान रखेंगे और रक्षा मंत्री का नाम भी आप ध्यान रखेंगे। और भारत ने 2 युद्धपोत जो हैं मालदीव को सौंपे हैं, तो यह भी ध्यान रखेंगे। भारत ने बांग्लादेश को 20, ध्यान रखेंगे संख्या, यह ब्रॉड गेज लोकोमोटिव्स इंजन जो है सौंपा है 23 मई 2023 को। 2019 में ही यह समझौता संपन्न हुआ था और जून 2020 में 10 इंजन दे दिया गया था। रेल मंत्री ने नई दिल्ली से इसे वर्चुअल रवाना किया था, तो ये ध्यान रखेंगे। और कुछ जो भारत और बांग्लादेश के बीच ट्रेन चलाई जा रही हैं उसके नाम भी आप संभवतः प्रयास करें ध्यान रखने की। एक मैत्री एक्सप्रेस है, दूसरा बंधन एक्सप्रेस है और तीसरा मिताली एक्सप्रेस है। ये कहाँ से कहाँ तक चलाई जाती है कि जगह का नाम यहाँ दिया गया है, उसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है तुर्की के राष्ट्रपति बने हैं रेसेप तैयप एर्दोगन, ये तीसरी बार वहाँ के राष्ट्रपति बने हैं, ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। G7 का 49वां शिखर सम्मेलन 69th के लिए इम्पोर्टेंट है और G20 तो इम्पोर्टेंट है ही है। G7 का 49वां शिखर सम्मेलन हिरोशिमा जापान में हुआ है मई 2023 में। इसमें अमेरिका है, कनाडा है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है और जापान है, ये सारे इसके सदस्य देश हैं। भारत जो है विशेष आमंत्रित इसमें था, भारत इसका सदस्य फिलहाल नहीं है। 7 सभी सदस्य देश, 1 2 3 4 5 6 और 7 देश यही हैं। प्रधानमंत्री मोदी इसमें विशेष आमंत्रित थे तो गए हुए थे। भारत G7 का सदस्य नहीं है, हमने नीचे स्पष्ट रूप से लिख भी दिया है ताकि आप समझ जाएं।
क्वाड शिखर सम्मेलन, क्वाड के सभी सदस्य देशों के नाम ध्यान रखेंगे। ये हिरोशिमा जापान में हुआ है 20 मई 2023 को। क्वाड में भारत है, अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है इसके सदस्य देश। प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें भाग लिया था। आगामी जो सम्मेलन है वह भारत में ही होना है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके इस बार 69 पीटी के लिए, तो इसको ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। हिंद प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच की तीसरी बैठक, यह पापुआ न्यू गिनी में हुआ है। पोर्ट मोरेस्बी ध्यान रखेंगे, राजधानी में वहाँ पर हुआ है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा की गई है। 21 मई को पापुआ ये पहुँचे थे और 14 द्वीपीय राष्ट्र इस समूह में शामिल हैं। ग्रांड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान है जो प्रधानमंत्री मोदी को मिला है, तो यह भी वीवीआई है, पूछा जा सकता है। और फिजी का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री राबुका ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया है, तो ये ध्यान रखेंगे। भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय वार्ता जो है मई 2023 में हुई है, इसमें प्रधानमंत्री मोदी और वहाँ के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ शामिल हुए थे। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य यानी प्रतियोगिता दर्पण जुलाई के इस जिस्ट में हम तीसरे खंड में अब पहुंच चुके हैं। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 के नोट को चलन से वापस ले लिया है। ये वापस लेने की डेट भी आप ध्यान रखें, 19 मई 2023 को वापस लिया गया है और इसके प्रचलन की तारीख भी आप गूगल एक बार कर लेंगे संभवतः हो सके तो। इसका मुद्रण 2018-19 में ही हालांकि बंद हो गया था और नवंबर 2016 में जो है इसको चलाया गया था। एक 69 के लिए इम्पोर्टेंट है ये अभियान जो है 100 दिन 100 भुगतान अभियान, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रारंभ मई 2023 में किया गया है। अनक्लेम डिपॉजिट्स को उसके सही मालिक को लौटाने के लिए प्रत्येक ज़िले में प्रत्येक बैंक के द्वारा यह किया जाना है, तो इसको ध्यान रखेंगे। और जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स हैं को इससे पहले डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड यानी DEA फंड में जो है जमा करने का प्रावधान था, जिसको अब उसके सही मालिक तक पहुंचाने के लिए एक योजना यह शुरू की गई है। वर्ष 2022-23 के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 87,461 करोड़ का लाभांश जो है केंद्र सरकार को हस्तांतरित किए गए हैं, तो ये महत्वपूर्ण है, पूछे जा सकते हैं आपसे, ये ध्यान रखेंगे। और 2021-22 में ध्यान देंगे 30,307 करोड़ ही दिया गया था। सर्वाधिक 2018-19 में आरबीआई ने भारत सरकार को लौटाए थे, जिसमें 1,23,414 करोड़ रुपया का हस्तांतरण केंद्र सरकार को रिजर्व बैंक ने किया था। विगत 5 वर्ष में देश में कोयला उत्पादन में 23% की वृद्धि हुई है, यह भी ध्यान रखें, पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कृषि मंत्रालय का एक तीसरा अग्रिम अनुमान है खाद्यान्न उपज पर है। इसमें बताया गया है कि कुल खाद्यान्न जो है 330.53 मिलियन टन, जिसमें चावल 135.54 मिलियन टन, गेहूं 112 मिलियन टन और दलहन 27.50 मिलियन टन जो है उपज होगी। क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान 5.1 का शुभारंभ किया गया है। इसमें नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। इस योजना का आम आदमी हेतु हेलीकॉप्टर से जो सुदूरवर्ती स्थान है कि हवाई यात्रा हेतु इसको मई 2023 में यह किया गया है। आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं और हमारे इस परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण है उसको देखेंगे। ध्यान देंगे देश में महारत्न और नवरत्न कंपनियों की संख्या में कुछ महारत्न कंपनी की जो संख्या थी पहले, उसमें 2 नए अब जुड़ गए हैं और ये 12 हो गए हैं और आगे भी हम देखेंगे। और नवरत्न कंपनियों की संख्या जो है 13 है। 13वां नवरत्न जो है रेल विकास निगम लिमिटेड है और हम आगे की पीढ़ी में बताएंगे इसमें भी बदलाव हुए हैं, फिर से इसमें जुड़े हैं, तो यह भी बताएंगे। नवरत्न एक फिर से महारत्न में गया है। तो PFC और REC जो हैं 2 नए इसमें अभी जुड़े थे, तो इसको आप ध्यान रखें। राष्ट्रीय आय संबंधित जो नेशनल सैंपल ऑफिस है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है NSO के अंतिम आंकड़े जो हैं वो आए हैं 31 मई 2023 को ये जारी हुए हैं। GDP में वृद्धि बताया गया है कि 7.2% की रहने वाली है और शुद्ध राष्ट्रीय आय में वृद्धि जो है वह 7.4% का होना है।
तो यह भी ध्यान रखेंगे। प्रति व्यक्ति आय से संबंधित प्रश्न बीपीएससी पूछती है, 6.3% की इसमें वृद्धि जो है हो सकती है, तो ये ध्यान रखेंगे। 98,374 रुपया बताया गया है कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ इतनी है अभी। और कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में जो विकास है वह 4% का है। विनिर्माण में 1.3% की वृद्धि और जीबीए में 7% की, ग्रॉस वैल्यू एडेड में 7% की वृद्धि हुई है, तो यह ध्यान रखना है। नवीनतम घटनाक्रम की यदि हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में, ये हमारा अगला खंड है, सुप्रीम कोर्ट में 2 नए न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है, जिसमें न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्र हैं और दूसरा है विश्वनाथन। ये सीधे बार से नियुक्त किए गए हैं। एक बार काउंसिल होती है जिसमें अधिवक्ता लोग होते हैं, तो डायरेक्ट उससे नियुक्ति अगर कर दी जाती है सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में, तो ये ध्यान रखना होता है, क्योंकि यहाँ से पूछे जा सकते हैं प्रश्न आपको। क्योंकि मैं बताऊं कि बार से एक बार एक महिला अधिवक्ता को सीधे न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, तो ये प्रश्न बीपीएससी पूछी थी, इसलिए यहाँ इसको स्पेशली हमने बताया है। प्रवीण सूद जो हैं सीबीआई के निदेशक, ये कर्नाटक कैडर के 1986 बैच के आईपीएस अधिकारी रहे हैं। सुबोध जायसवाल की जगह पर इन्हें नियुक्त किया गया है। यूपीएससी के नए अध्यक्ष का नाम एक बार आप देख लेंगे। हालांकि मनोज सोनी जो 27 जून को रिटायर्ड होने वाले थे, वो हैं ही कार्यवाहक के रूप में हैं, या उनके कार्यकाल में एक्सटेंशन हुआ है, क्या हुआ है इसको आप देख लीजिएगा, या कोई कार्यवाहक अभी नियुक्त किए गए हैं, तो इस तरह से। उसके बाद प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। ध्यान देंगे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की जो नियुक्ति के बाद जो प्रावधान है, यदि वह 65 वर्ष की उम्र पूरी कर लेते हैं अथवा 4 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं, तो उन्हें रिटायर्ड समझा जाता है उसके बाद, जब तक कि सरकार उसमें कोई परिवर्तन न करे। अजय बंगा ये भारतीय मूल के अमेरिकी हैं और विश्व बैंक के जो हैं यह अध्यक्ष निर्विरोध बने हैं, तो ये प्रश्न हो सकता है, संभावित है कि आ सकता है इस बार। तो इन्होंने डेविड मालपास का स्थान लिया है, यह भी ध्यान रखेंगे। और पहले यूजीन मेयर थे जो विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक के प्रथम अध्यक्ष थे, तो ये ध्यान रखेंगे। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस से हैं, गिरीश बापट ये भाजपा से हैं और संतोष गंगवार ये भाजपा से हैं। इन्हें लोक लेखा समिति का अध्यक्ष पुनः बनाया गया है। लोक लेखा समिति में आप सभी जानते हैं, पॉलिटी में पढ़े होंगे, 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं, और इसका गठन प्रतिवर्ष किया जाता है, यह भी ध्यान रखेंगे। गिरीश बापट प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। इसमें 30 सदस्य होते हैं, सभी लोकसभा से ही प्राक्कलन समिति में सदस्य होते हैं। जबकि लोक उपक्रम समिति के अध्यक्ष संतोष गंगवार को नियुक्त किया गया है, जिसमें 22 सदस्य, वही लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। पुरस्कार में इस बार जो महत्वपूर्ण है उसको हम देखेंगे। टेम्पल्टन पुरस्कार 2023 ये डॉक्टर एडना अदन इस्माइल को दिया गया है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित सोमालीलैंड की पूर्व विदेश मंत्री व प्रथम नर्स ये रही हैं, इन्हें ये प्रदान किया गया है, ध्यान रखेंगे। सोमालीलैंड में महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य एवं जीवन के लिए संघर्षरत रहने हेतु इन्हें यह पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार विज्ञान एवं आध्यात्म के मिश्रण के लिए दिया जाता है। 1973 में प्रथम पुरस्कार यानी टेम्पल्टन पुरस्कार का प्रथम संस्करण भारत की मदर टेरेसा को दिया गया था, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है गुइलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2023। बीपीएससी ने इस पुरस्कार को पूछा हुआ है, इसलिए इसको ध्यान रखेंगे अपडेट करके। 3 महिला पत्रकार को इस बार यह पुरस्कार दिया गया है, ध्यान रखना है, जिसमें नीलोफर हमीदी हैं, इलाले मोहम्मदी हैं और नरगेश मोहम्मदी हैं। तीनों ईरान के जेल में हैं। इन्हें यह पुरस्कार गुइलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है जो 69th के लिए इम्पोर्टेंट भी है, ये भी इम्पोर्टेंट था, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023। ये जॉर्जी गोस्पोदिनोव को मिला है, ये बुल्गारिया से हैं। इनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए इनको मिला है। और एंजेला राडेल ये इनके अंग्रेजी अनुवादक हैं इस उपन्यास के, तो इन्हें सम्मिलित रूप से मिला है, संयुक्त रूप से। 2022 का पुरस्कार जो है गीतांजलि श्री को मिला हुआ था, आप सभी जानते हैं, टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए। तो बैक ईयर वाला भी और इस ईयर का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार से भी बीपीएससी ने प्रश्न पूछे हुए थे, तो ये हमने अपडेट कर दिए, इसको ध्यान रखेंगे। पत्रकारिता, साहित्य, ड्रामा और संगीत आदि के क्षेत्र में दिया जाता है, इसको एक बार आप देख लेंगे। ये 22 श्रेणी में कुल दिए जाते हैं, जिसमें $15,000 पुरस्कार राशि के रूप में और 1 स्वर्ण पदक दिए जाते हैं, तो एक बार देख लेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं।
ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 76वां कान फिल्म महोत्सव 2023 के पुरस्कार एक बार देख लेंगे। फ्रांस में भारत की 4 फिल्म का प्रदर्शन इसके तहत किया गया था और सर्वश्रेष्ठ फिल्म इसमें एनाटॉमी ऑफ द फॉल है, जो एक फ्रांसीसी फिल्म है। उसके बाद आईफा पुरस्कार 2023 69 के लिए इम्पोर्टेंट है। आबू धाबी यूएई में इसका वितरण हुआ है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म इसमें दृश्यम 2, जिसके निर्देशक अभिषेक पाठक थे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार इसमें ऋतिक रोशन, विक्रम वेदा के लिए, और अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावारी के लिए। निर्देशक इसमें आर माधवन रहे हैं, जिन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कुछ पुस्तकें हैं जिसके नाम यहाँ पर दिए गए हैं, आप एक बार देख लेंगे। खासकर ऊपर और नीचे वाला जो 2 पुस्तक है, गोल्डन ईयर्स और हाफ मून, दोनों महत्वपूर्ण है, इसको देखेंगे। दिवस बीपीएससी पूछती नहीं है, फिर भी अगर अन्य परीक्षाओं में आप बैठते हैं तो उसके लिए महत्वपूर्ण होता है, तो एक बार देख लेंगे इसको। हालांकि 60-62 के बाद से यह प्रश्न पूछना बीपीएससी ने बंद कर रखा है, तो पूछा भी जा सकता है। G20 के पर्यटन कार्य समूह की 3री बैठक श्रीनगर में हुई है। उद्घाटन इसका श्री मनोज सिन्हा, जो जम्मू कश्मीर के उस समय तत्कालीन उपराज्यपाल थे, ने की थी। पाकिस्तान ने इसे विवादित क्षेत्र कहा था। चीन, टर्की, सऊदी अरब और मिस्र इस बैठक में शामिल नहीं हुआ था, यह भी ध्यान रखेंगे। डल झील के किनारे शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में बैठक संपन्न हुई थी। 60 से अधिक देश के प्रतिनिधि इसमें भाग लिए थे। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण है आपके लिए वह है समुद्र शक्ति 2023। ध्यान देंगे, ये समुद्र शक्ति 2023 भारत और इंडोनेशिया का एक नौसैनिक अभ्यास है, जो बेटम इंडोनेशिया में ही संपन्न हुआ है। AIME ये आसियान, ए से आसियान, आई से इंडिया और मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023। ध्यान देंगे, चांगी, सिंगापुर और दक्षिण चीन सागर में ये संपन्न हुए हैं। ये प्रथम अभ्यास था, इसलिए बीपीएससी हो सकता है कि यह पूछे भी आपसे, या फिर इसका फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाए, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023। ये प्रगति मैदान नई दिल्ली में, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया। इसमें शुभंकर भारतीय संग्रहालय निदेशिका, कर्तव्य पथ, पॉकेट मानचित्र और संग्रहालय कार्ड था। एवरेस्ट आरोहण का एक रिकॉर्ड जो है कामी रीता शेरपा और लहाकपा शेरपा के नाम से पुनः रिकॉर्ड हुआ है। इन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को भंग किया है, तो इसको एक बार ध्यान से देख लेंगे। अब हम अंतिम खंड में प्रतियोगिता दर्पण इस जिस्ट के पहुंच चुके हैं। खेलकूद का यह खंड है और ये लास्ट है। 18वीं सुदीरवन कप का विजेता चीन। मलेशियाई मास्टर्स बैडमिंटन कुआलालंपुर में संपन्न। इसमें एकल विजेता HS प्रणय जो भारत के हैं और अकाने यामागुची जो जापान की महिला हैं, इसलिए 69th PT के लिए ये महत्वपूर्ण है, देखेंगे। मुक्केबाजी में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप पुरुष 2023 से प्रश्न आ सकते हैं। ये ताशकंद उज्बेकिस्तान में संपन्न हुआ है। 2 वर्ष पर इसका आयोजन होता है, इसलिए 69th में आपसे प्रश्न यह अपेक्षित है। 3 कांस्य पदक भारत ने इसमें मात्र जीते हैं। पहली बार 3 पदक इसको मिला है। दीपक भोरिया जो फ्लाईवेट में, मोहम्मद हुशामुद्दीन जो फेदरवेट में और निशान दवे जो लाइट मिडिल वेट में इसमें जीते हैं, तो ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं और प्रथम स्थान ध्यान रखेंगे, इसमें उज्बेकिस्तान का है। दोहा डायमंड लीग एथलेटिक्स मीट, इसमें नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीते हैं। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो के वैश्विक रैंकिंग में प्रथम स्थान पर आ गए हैं। एंडरसन पीटर्स ग्रेनेडा जो था उसका अब 2nd स्थान जो है हो गया है, तो ये ध्यान रखेंगे। 26वीं राष्ट्रीय फेड कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन पूछा जा सकता है, यह रांची में हुआ है। बंतिका अग्रवाल ये नोएडा की हैं, ध्यान रखेंगे। भारत की 11वीं महिला खिलाड़ी हैं। शतरंज में इंटरनेशनल मास्टर्स का खिताब इनको मिला है बुडापेस्ट में। टेबल टेनिस में ध्यान देंगे, 57वीं विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन डरबन में किया गया था। कोपा डेल रे स्पेनिश फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन रियल मैड्रिड, इसमें रियल मैड्रिड विजेता रहा था। आयोजन सेविले में किया गया था। ला लीगा का विजेता इस बार बार्सिलोना रहा था, ध्यान रखेंगे। और उसके बाद में 6ठा हीरो महिला फुटबॉल लीग 2022-23 ध्यान देंगे, ये गोकुलम केरल विजेता इसमें रहा था। आयोजन अहमदाबाद में हुआ था। उसके बाद विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2023, ये शेफील्ड इंग्लैंड में इसका आयोजन हुआ था, जिसमें विजेता लूका ब्रेशेल रहा था बेल्जियम के। इटालियन ओपन या इसको रोमन मास्टर्स के नाम से भी जानते हैं, रोम इटली में यह आयोजित हुआ था। इसमें एकल विजेता रूस और कजाकिस्तान के क्रमशः रहे थे, देख लेंगे। मैड्रिड ओपन टेनिस 2023 मैड्रिड स्पेन में हुआ था। इसमें एकल विजेता स्पेन और बेलारूस के रहे थे। 3rd खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का आयोजन 2023 में उत्तर प्रदेश की मेज़बानी में मई 2023 में हुआ है। इसमें शुभंकर जीतू था जो 12 शिंगा है और उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा ऑनलाइन या वर्चुअल किया गया था। 16वां IPL चेन्नई सुपर ये लास्ट यहीं पर होगा, तो इसको थोड़ा सा आप
ठीक से देख लेंगे एक बार। 16वां IPL चेन्नई सुपर किंग इसमें विजेता रहा है, इसको थोड़ा ध्यान से देखने की आवश्यकता है। गुजरात टाइटंस इसमें उपविजेता रहा और विजेता चेन्नई सुपर किंग्स रहा है। इसके कप्तान MS धोनी थे, 20 करोड़ रुपया इस टीम को मिला है। कप्तान हार्दिक पांड्या थे इसके, जो उपविजेता टीम रहा था। पर्पल कैप जो सर्वाधिक विकेट लेते हैं उनको मिलता है, मोहम्मद शमी को मिला है। और ऑरेंज कैप जो सर्वाधिक रन बनाते हैं इसमें, उसको मिलता है, तो इसमें शुभमन गिल को मिला है। उसके बाद हैट्रिक इसमें इस बार एक बना है, राशिद खान ने बनाए हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। और फेयर प्ले अवार्ड जो है दिल्ली कैपिटल्स को मिला है। और फाइनल का आयोजन जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में 29 मई 2023 को किए गए थे। यह भी ध्यान रखेंगे आप, फाइनल का आयोजन कहाँ पर हुआ था, इस स्टेडियम और तारीख भी ध्यान रखें। कुछ नोट्स हैं इससे संबंधित, तो इसको एक बार आप संभव हो सके तो एक बार देख लेंगे। और ये सारे नोट्स ही हैं। IPL 15 का विजेता जो है गुजरात टाइटंस रहा था, ठीक है। उसके बाद बस ये PD जिस्ट यहीं पर समाप्त होता है। अब हम पुनः अगली PD जिस्ट को देखेंगे, जिसमें 69th PT के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसको देखेंगे। और यदि ये जिस्ट आप लोगों में से किसी को चाहिए होगी तो उसके बारे में डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी दी गई है, आप जिस्ट भी मंगवा सकते हैं। और जितने 69th PT के लिए प्रश्न को इम्पोर्टेंट किया गया है इसमें, उस सभी प्रश्नों को देख लेंगे एक बार, तो हो सकता है परीक्षा में प्रश्न आपके छूटे ना। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए।